नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सब लोगों का आरपीएससी एग्जाम्स यूट्यूब चैनल पर। साथियों, विज्ञान का मॉडल पेपर 10 आज अपन करेंगे, जिसमें 30 प्रश्न रहेंगे। बिल्कुल आपके परीक्षा पैटर्न के हिसाब से जो नया सिलेबस आया है उसके अकॉर्डिंग रहेंगे, और जैसे आपका परीक्षा में पेपर आता है उसी प्रकार का पेपर रहेगा। पेपर जो बनाया गया है वो राजस्थान की जो बोर्ड की जो बुक्स थी 2019-20 में चला करती थी। इसके अलावा वर्तमान सत्र की एनसीईआरटी की पुस्तकों से भी थोड़े बहुत प्रश्न जो वो लिए गए हैं। तो साथियों, काफ़ी अच्छा टेस्ट रहेगा निश्चित तौर पे, बिल्कुल परीक्षा पैटर्न के हिसाब से, और बिल्कुल रेट के स्तर का है। टेस्ट देने के बाद आपको डिसाइड करना है कि आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है या नहीं। बहुत ही शानदार तरीके से साथियों टेस्ट बनाया गया है। पहला आपका प्रश्न है कि मुख्य रूप से किसकी कमी से मेरास्मस रोग जो है वो होता है? प्रोटीन की, कार्बोहाइड्रेट की, विटामिन बी की या विटामिन एच की? तो मेरास्मस जो रोग है वो मुख्य रूप से प्रोटीन की कमी से होता है। हालांकि उसमें कार्बोहाइड्रेट की कमी भी होती है, तब भी होता है, लेकिन मुख्य रूप से पूछा गया तो प्रोटीन यहाँ पे आंसर आपका रहेगा। मेरास्मस रोग में साथियों क्या होता है कि जो शरीर है, जो आपका शरीर होता है वो बिल्कुल सूख जाता है। छोटे बच्चों में ज़्यादा जो रोग है ये छोटे बच्चों में ज़्यादा होता है। इसमें शरीर जो बिल्कुल सूख जाता है, ऊर्जा की साथियों बिल्कुल कमी हो जाती है, और आँखें जो हैं वो कांतिहीन बोलते हैं, जिसको अपन बोले कि आँखें जो वो अंदर धंस जाती हैं। तो ऐसी चीज़ें इस रोग में होती हैं, और ये आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। इसका आंसर जो है वो प्रोटीन रहेगा, ऑप्शन नंबर 1। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हो आप लोग। दूसरा आपका प्रश्न है कि स्पाइरोगायरा है: 1 यूकेरियोटिक एकोशिकीय शैवाल, 2 प्रोकैरियोटिक एकोशिकीय शैवाल, 3 यूकेरियोटिक बहुकोशिकीय शैवाल, और 4 प्रोकैरियोटिक बहुकोशिकीय शैवाल। तो सबसे पहले अपन बात करेंगे कि यूकेरियोटिक और प्रोकैरियोटिक होते क्या हैं। तो देखिए, यूकेरियोटिक होते हैं यानी कि ऐसी कोशिका जिसमें केंद्रक मौजूद हो, केंद्रक हो, ठीक है, झिल्ली युक्त केंद्रक हो, केंद्रक के बाहर झिल्ली पाई जाती हो, केंद्रक झिल्ली, एक मिनट सॉरी, झिल्ली युक्त केंद्रक हो, है ना भाई, केंद्रक का आवरण उसके बाहर हो, झिल्ली युक्त केंद्रक हो, वो तो आपके होंगे यूकेरियोटिक, ठीक है। और जिनके बाहर झिल्ली युक्त केंद्रक नहीं होता है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक में क्या होगा, झिल्ली युक्त आपका केंद्रक इसमें नहीं होगा, तो वो कोशिकाएं आपकी कहलाएंगी प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं। ठीक है साथियों, तो ध्यान में रखिएगा, इंपॉर्टेंट चीज़ें पूछ ली जाती हैं। एक और बात बताना चाहूँगा कि प्रोकैरियोटिक में दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग नहीं पाए जाते। दोहरी झिल्ली युक्त जितने भी कोशिकांग हैं वो नहीं पाए जाएंगे प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है वो दोहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है, तो वो नहीं पाया जाएगा। ठीक है साथियों, नहीं पाए जाएंगे इसमें, यह भी आपको ध्यान में रखना है। और स्पाइरोगायरा के लिए अपन देखें तो स्पाइरोगायरा एक यूकेरियोटिक बहुकोशिकीय शैवाल है, ठीक है। यूकेरियोटिक यानी इसकी कोशिका में जो केंद्रक है वो झिल्ली युक्त पाया जाएगा, तो ऑप्शन 3 यहाँ पे इसका उत्तर जो वो रहेगा। ठीक है साथियों, चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से मृत जीवी है: कसकूटा, एगेरिक्स, डायोनिया या पेड़ पौधे? तो देखिए साथियों, जो आपका मृतजीवी होते हैं वो क्या होते हैं, ठीक है। मृतजीवी होते हैं वो आपके जो मृत व सड़े गले वस्तुओं से पोषण प्राप्त करते हैं, या पदार्थों से पोषण प्राप्त करते हैं, सड़े गले पदार्थों से, तो उसको अपन मृतजीवी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या रहेगा, एगेरिक्स जो है वो इस प्रश्न का उत्तर रहेगा। एगेरिक्स एक वैसे अगर देखें तो कवक है। एगेरिक्स, एगेरिक्स क्या है, कवक है आपका, ठीक है साथियों, कवक है। और कवक जो है, एगेरिक्स जो कवक है वो आपका क्या कहलाएगा, मृतजीवी जो वो कहलाता है। ठीक है साथियों, मृतजीवी ये होगा, यानी कि सड़े गले पदार्थों के ऊपर ये पाए जाते हैं, वहीं से आप जो है ये श्वसन प्राप्त करते हैं। कसकूटा, जिसको अपन अम्रबेल के नाम से भी जानते हैं साथियों, ये प्रश्न बहुत बार पूछा गया है कि अम्रबेल जो है वो किस प्रकार का जीव है। तो ये आपका परजीवी है। अम्रबेल क्या है, परजीवी है। किस प्रकार का है, परजीवी है साथियों ये, ठीक है। दूसरे पेड़ पौधों पर पाया जाता है, वहीं से ये जो है भोजन प्राप्त करता है, तो परजीवी होगा कसकूटा। और मृतजीवी आपका होगा एगेरिक्स। और डायोनिया आप सब लोग जानते हो, ये घटपर्णी पादप है। सॉरी, घटपर्णी नहीं, आपका मतलब जीवों को मार के खाने वाले पादप हैं, ठीक है। तो ये भी आपको जो है वो ध्यान में रखना है, डायोनिया का यूट्रिकुलेरिया वगैरह। और
पेड़ पौधे आप सब लोग जानते हो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, तो यहाँ पे आपका जो आंसर है मर्तजीवी के लिए वो ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही उत्तर इसका रहेगा। साथियों बिल्कुल डिटेल में बता रहे हैं, अगर आपको पसंद आ रहा है निश्चित रूप से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बिल्कुल परीक्षा पैटर्न के हिसाब से टेस्ट रहता है, बायोलॉजी हो, आपकी केमिस्ट्री हो, आपकी फिजिक्स हो, आपकी जैव विविधता हो, आपके एक प्रकार से जो वैज्ञानिक प्रौद्योगिकी हो, विज्ञान प्रौद्योगिकी वाला चैप्टर हो, चाहे सौरमंडल का हो, सारे के सारे प्रश्न, ठीक है, सबसे मिला करके 20 प्रश्न इनसे, इसके अलावा नए टॉपिक्स जो जोड़े गए हैं, प्लस आपकी टीचिंग मेथड, इस प्रकार के 30 क्वेश्चंस का पेपर बनाया गया है। ठीक है, तो बिल्कुल परीक्षा पैटर्न के हिसाब से बिल्कुल आपको पसंद आएगा। सब्सक्राइब करिएगा चैनल को। चलिए आगे बढ़ते हैं। एमडीटी का उपयोग किस रोग के उपचार में किया जाता है? कुष्ठ रोग में, तपेदिक में, टाइफाइड में या हैजा में? तो देखिए प्यारे साथियों कि ये जो प्रश्न है ये काफ़ी परेशान भी बच्चों को करता है। वैसे बिल्कुल सिंपल सा है कि एमडीटी का उपयोग जो वो कुष्ठ रोग में किया जाता है, और एमडीटी की फुल फॉर्म जो क्या है वो आपकी मल्टी ड्रग थेरेपी। ठीक है, MULTI मल्टी ड्रग थेरेपी। ठीक है, ये इसकी फुल फॉर्म साथियों रहेगी। यह अभी आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है, पूछ लिया जाता है, काफ़ी बार पूछा गया है कि एमडीटी की फुल फॉर्म क्या है, तो एमडीटी की फुल फॉर्म भी आपको ध्यान में रखना है, कुष्ठ रोग में ये काम में आती है। ऑप्शन नंबर 1 सही उत्तर रहेगा। 5वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से हाथ की अस्थियां नहीं हैं, हुमरस, रेडियस अल्ना, पटेला या कार्पस? तो देखिए साथियों यहाँ पे अगर बात की जाए हुमरस की, तो ये निश्चित रूप से हाथ की अस्थि रहेगी, और कंधे से एक प्रकार से कोहनी तक जो होगी वो हुमरस उसको अपन बोलते हैं एक प्रकार से। तो ये तो कंधे की अस्थि है निश्चित रूप से, और ये एक होगी। वहीं बात की जाए रेडियस अल्ना की, तो ये कोहनी से कलाई तक होती हैं, 2 होती हैं। ठीक है, और इनकी संख्या कितनी होती है? 2 होती है, तो ये भी हाथ की अस्थि है। कार्पस जो है वो आपकी कलाई की अस्थियाँ होती, टोटल 8 होती हैं, एक हाथ में है ना, दूसरे हाथ में 8 और टोटल 16 होती हैं। इसी प्रकार पटेला जो है वो आपकी किसकी अस्थि है? पैर की है, यानी कि अगर सही वैसे अगर सीधा बात की जाए तो घुटने, ठीक है, घुटना अस्थियां जो हैं, घुटने की अस्थियां जो हैं उसको पटेला बोला जाता है, और इनकी संख्या भी प्रत्येक पैर में कितनी होती है? 1 होती है, तो टोटल 2 हो जाएंगी। तो यहाँ पे हाथ की अस्थि नहीं है वो बताना था। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर साथियों रहेगा। चलिए छठा आपका प्रश्न है कि निषेचन की क्रिया कहाँ होती है? अंडवाहिनी में, अंडाशय में, योनि में या गर्भाशय में? तो देखिए साथियों यहाँ पे अगर निषेचन की क्रिया की बात की जाए तो निषेचन की जो क्रिया होगी, जहाँ पे एक प्रकार से आपका शुक्राणु और जो अंडाणु है उसका जो मेल होता है वो कहाँ पे होता है? तो वो अंडवाहिनी फैलोपियन ट्यूब में होता है। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका सही रहेगा। योनि इसका माध्यम जरूर होगा, लेकिन जो फिर अंडाशय और गर्भाशय में एक प्रकार से बाद में सारी क्रियाएं जो वो होती हैं, लेकिन निषेचन की क्रिया अंडवाहिनी में होगी। ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आप सही कीजिएगा। चलिए 7वां आपका प्रश्न है कि यदि एक वस्तु का वेग दोगुना कर दिया जाए तो वस्तु की गतिज ऊर्जा में जो है वो मतलब कितनी कमी या क्या होगा, ये पूछा गया है। ठीक है, क्या होगा यहाँ पे थोड़ा सा गतिज ऊर्जा में क्या प्रभाव पड़ेगा यही आपको पूछा गया है। तो अपन जानते हैं गतिज ऊर्जा क्या होती है। गतिज ऊर्जा होती है 1/2 mv²। m यहाँ पे आपका क्या है साथियों? वस्तु का द्रव्यमान है। और अगर बात की जाए v की, तो v क्या है? वस्तु का वेग है। अब वेग को क्या किया जा रहा है? दुगुना किया जा रहा है, तो वेग v बराबर 2v अपना हो गया एक प्रकार से, है ना। तो इस सूत्र में अपन रखेंगे 1/2 m, और v की जगह 2v का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसका मतलब 1/2 गुणा m गुणा 4v²। ठीक है, 4 आ गया, 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये आ जाएगा। अगर डिवाइड करें, डिवाइड नहीं करें तब ज़्यादा सही रहेगा, सीधा आप अच्छे से समझोगे। देखिए ये आ गया अपने पास। अब इस 4 को अगर मैं बाहर लिख लूँ तो अंदर क्या लिख सकता हूँ? 1/2 m और ये v²। तो देखिए ये आपकी गतिज ऊर्जा पहले भी थी। ठीक है, अब वो गतिज ऊर्जा कितनी हो गई है? जो आपकी पहले गतिज ऊर्जा कितनी थी? 1/2 mv² थी, 1/2 mv² ये भी है, लेकिन इसके आगे अब क्या लग गया है? वेग को दुगुना करने पर 4 और आ गया है, मतलब 4 से मल्टीप्लाई ये हो गई है, यानी कि ये कितनी हो गई है? गतिज ऊर्जा 4 गुनी हो गई है। तो ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे आपका सही उत्तर रहेगा, 4 गुनी, यानी ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल ठीक उत्तर इसका रहेगा। उम्मीद है बहुत अच्छे से आप इस चीज़ को समझे होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8वां आपका प्रश्न है कि डॉक्टरी तापमापी में विभंग का क्या कार्य है? ठीक है, विभंग का कार्य आपको बताना है। 1 पारे के तल को ऊपर जाने में मदद करना,
2 पारे के तल को नीचे आने में मदद करना, 3 है पारे के तल को अपने आप ऊपर या नीचे जाने से रोकना, और 4 है उपयुक्त सभी। तो किंक या विभंग बोलते हैं इसको। तो इसका क्या कार्य देखिए साथियों, विभंग का जो कार्य है वो है पारे के तल को अपने आप ऊपर या नीचे जाने से रोकना। डॉक्टर जो है वो डॉक्टरी तापमापी को अपने मुंह में डाल देता है एक प्रकार से, उसके बाद थोड़ी देर बाद उसको वह रीडिंग को चेक करता है, ठीक है। जैसे ही मुंह से निकालेगा तो पारे का स्तर जो है वो अपने आप नीचे ना चला जाए, ठीक है, या ऊपर ना चला जाए, इस चीज़ को रोकने के लिए जो वो ये बिंदु विभंग बिंदु बनाया जाता है डॉक्टरी तापमापी में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे निश्चित रूप से सही उत्तर आपका रहेगा, ठीक है, जो कि पारे के तल को अपने आप ऊपर नीचे होने से रोकता है। ऑप्शन नंबर 3 इसका उत्तर रहेगा। 9वां आपका प्रश्न है कि उत्तला अवतल लेंस के लिए सत्य कथन क्या है। ऑप्शन 1, इनके दोनों पृष्ठ उत्तल होते हैं। ऑप्शन 2, इनका एक पृष्ठ उत्तल तथा दूसरा पृष्ठ अवतल होता है। 3, इनके दोनों पृष्ठ जो है वो अवतल होते हैं। और चौथा ऑप्शन है, इसका एक पृष्ठ समतल तथा दूसरा पृष्ठ जो है वो अवतल होता है। तो यहाँ पे उत्तला अवतल की बात की जा रही है, इसका मतलब एक पृष्ठ तो इनका उत्तल होगा, दूसरा जो पृष्ठ है वो अवतल होगा। यानी अगर बात की जाए किस प्रकार का बनेगा, उत्तला अवतल, एक पृष्ठ उत्तल होगा तो उत्तल इस प्रकार से होगा, ठीक है। और आपका अगर दूसरा पृष्ठ की बात की जाए तो वो किस प्रकार का है, अवतल प्रकार का है। तो दूसरा पृष्ठ आपका अवतल जो वो इस प्रकार से अपन लेंगे, ठीक है, इस प्रकार का यह आपका रहेगा, ठीक है साथियों। तो ये उत्तला अवतल आपका दर्पण या लेंस, अपन लेंस की अगर बात की जाए, उत्तला अवतल यहाँ पे लेंस होगा, ठीक है, और बिल्कुल इसी प्रकार का बनेगा, सही है, उत्तला अवतल लेंस ये रहेगा, ठीक है साथियों। ये बाहर से उत्तल और इधर से ये अवतल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका सही आंसर रहेगा, इसी प्रकार की आकृति इसकी रहेगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं अगले प्रश्न की। तो अगला आपका प्रश्न है कि 2 बिंदुओं के बीच विभवांतर का मान ज्ञात करने के लिए किस यंत्र का तथा किस क्रम में उपयोग किया जाता है, ठीक है। वोल्टमीटर का श्रेणी क्रम में, वोल्टमीटर का समांतर क्रम में, एमीटर का श्रेणी क्रम में, या एमीटर का समांतर क्रम में। तो देखिए साथियों, 2 बिंदुओं के बीच अगर विभवांतर का मान ज्ञात करना है अपने को, तो निश्चित रूप से अपन वोल्टमीटर का ही उपयोग करेंगे, ठीक है। विभवांतर का मान ज्ञात करने के लिए वोल्टमीटर का उपयोग होता है, और धारा का मान ज्ञात करने के लिए एमीटर का उपयोग होता है। धारा के लिए मैं लिख देता हूं एमीटर। अब किस क्रम में लगाया जाएगा, अगर वोल्टमीटर आपको लगाना है तो निश्चित ही वो आपको समांतर क्रम में लगाना पड़ेगा। किस क्रम में लगाना पड़ेगा साथियों, समांतर क्रम में लगाना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। और एमीटर जो लगाया जा रहा है, अगर एमीटर आप लगा रहे हो, धारा का मान ज्ञात करना है, तो उसको आपको श्रेणी क्रम में लगाना पड़ेगा। ये थोड़ा सा ध्यान में आपको रखना है, ठीक है साथियों। ऑप्शन 2 यहाँ पे इसका उत्तर रहेगा। अगला आपका प्रश्न है 11वां कि कोई लड़का डोरी से बंधे पत्थर को किसी क्षैतिज वृत्ताकार पथ में घुमा रहा है। यदि डोरी टूट जाए तो वह पत्थर 1 वर्ताकार पथ की गति करेगा, 2 वर्ताकार पथ के केंद्र की ओर सरल रेखा के अनुदिश गति करेगा, ऑप्शन नंबर 3 है वर्ताकार पथ पर किसी सरल रेखीय स्पर्शी के अनुदिश गति करेगा, और चौथा है लड़के से वर्ताकार पथ के अभिलंबवत सरल रेखा के अनुदिश गति करेगा। तो देखिए साथियों, यहाँ पे आपका जो आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। किस प्रकार से रहेगा, देखिए कि ये एक लड़का जो है वो बीच में खड़ा है इसमें, और ये डोरी बांध रखी है, और मान लीजिए ये जो पत्थर है इसका, ये यहाँ से इससे छूट जाता है, ठीक है। और जैसे डोरी टूटी तो ये पत्थर बिल्कुल इस लाइन के साथ साथ गमन करके थोड़ा सा आगे जाएगा, ठीक है, लेकिन ये इसके साथ जरूर जाएगा कुछ देर, यानी कि जिस पथ में घूम रहा है उसी पथ पे रहने की कोशिश करेगा, थोड़ा थोड़ा इस पथ के साथ जाकर के फिर अलग हो जाएगा। तो ये आपका क्या होगा, वर्ताकार पथ किसी सरल रेखीय स्पर्शी के अनुदिश गति करेगा, ठीक है। वर्ताकार पथ पर किसी सरल रेखीय स्पर्शी, ठीक है, सरल रेखीय स्पर्शी यही स्पर्श बिंदु, स्पर्श रेखा हो गई, इसके अनुदिश ये गति करेगा। तो ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका इसका सही उत्तर साथियों रहेगा। अभिलंबवत नहीं रहेगा, ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन 4 नहीं होगा, ऑप्शन 3 इसका सही उत्तर जो है वो रहेगा। चलिए अगला आपका प्रश्न है 12वां प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन से प्रक्रम में रासायनिक अभिक्रिया होती है। एक गैस सिलेंडर में निम्न दाब पर ऑक्सीजन गैस का भंडारण, 2 वायु का द्रवीकरण, 3 चीनी की प्याली में खुले में पेट्रोल रखना,
और 4 है उच्च ताप पर वायु की उपस्थिति में कॉपर की तार को गर्म करना। तो यहाँ पे जो रासायनिक अभिक्रिया होगी वो किस प्रक्रम में होगी, तो निश्चित ही इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 4 रहेगा। देखिए अपन क्या करेंगे, कॉपर की तार ले लेंगे और उस कॉपर की तार को अपन अगर ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करेंगे, गर्म करेंगे, तो साथियों उससे क्या बनेगा, आपका नया पदार्थ बन जाएगा, वो बनेगा CuO। ठीक है, और अब थोड़ा सा यहाँ पे ये हो गया आपका कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, क्या हो जाएगा, कॉपर ऑक्साइड। ये आपका कॉपर ऑक्साइड होगा और ये किस रंग का होगा साथियों, काले रंग का होगा। ये जो बना है आपका कॉपर ऑक्साइड इस प्रकार से, वो काले रंग का होगा। तो प्रश्न ये भी बन सकता है कि उच्च ताप पर अगर अपन वायु की उपस्थिति में कॉपर के तार को गर्म करें तो किस रंग का जो है वो पदार्थ प्राप्त होगा, तो काले रंग का प्राप्त होगा। दूसरी बात, यहाँ पे ऑक्सीजन 2 है, यहाँ पे 1 ही है, तो इसको संतुलित करेंगे समीकरण को, तो यहाँ 2 लगाना पड़ेगा। अब जब कॉपर भी यहाँ 2 हो गए तो यहाँ पर भी 2 लगाना पड़ेगा, तो ये समीकरण होगा 2Cu + O2 और गर्म करने पर 2CuO यानी कि कॉपर ऑक्साइड आपका काले रंग का कॉपर ऑक्साइड बनेगा, यानी ऑप्शन नंबर 4 निश्चित ही इसका उत्तर रहेगा। RBSC बोर्ड की बुक से प्रश्न लिया गया है। चलिए 13वां प्रश्न देखते हैं कि एक विद्यार्थी के हाथ पर दुर्घटनावश सांद्र अम्ल की कुछ बूंदें गिर जाती हैं, उसे क्या करना चाहिए। एक, हाथ को लवणीय जल से धोएं, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं करना है, अदरवाइज बहुत कंडीशन खराब हो जाएगी। दूसरा, हाथ को जल की अधिक मात्रा से धोकर तथा सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का पेस्ट लगाना चाहिए। और अगला है, हाथ को जल की अधिक मात्रा से धोकर सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH का विलयन लगाएं। और 4 है, प्रबल क्षार के साथ अम्ल को उदासीन करें। तो निश्चित ही यहाँ पे आंसर लोग चौथा ऑप्शन दबा देंगे, लेकिन ये सही नहीं होगा। आपको उत्तर क्या करना है, हाथ को जल की अधिक मात्रा से धोकर सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट भी इसको बोलते हैं और सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी इसको बोलते हैं, ये अम्लीयता को कम करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हाथ को अच्छे से जल से धोएं, उसके बाद में जो है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट का पेस्ट जो है उसके ऊपर लगा लेना चाहिए, उपचार हो जाएगा। NCERT की पुस्तक से ये प्रश्न पूछा गया है, बिल्कुल एग्जाम में आने योग्य प्रश्न है निश्चित ही। और साथियों प्रश्न अगर पसंद आ रहे हैं, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और नए हैं चैनल के ऊपर सब्सक्राइब जरूर से ज़रूर करें, बेल आइकॉन को प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दें, ताकि आपको हमारे वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिल सकें। चलिए आपका अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सर्वदा सही है, यानी हमेशा सही होगा। ऑप्शन 1, एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या समान होती है, तो सब लोग जानते हैं यही बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन नंबर 1 ही इसका उत्तर हो जाएगा सीधा सीधा। बाकी आगे तो इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है, ऐसा नहीं है। एक परमाणु में प्रोटॉन न्यूट्रॉन की संख्या, ये भी सही नहीं है। एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या समान होती है, तो बिल्कुल भी ठीक नहीं होगा। यहाँ पे हमेशा एक परमाणु में इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों की जो है वो संख्या बराबर होती है, तो ऑप्शन नंबर 1 जो है वो यहाँ पे आपका सही उत्तर रहेगा। 15वां आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा पेट्रोलियम का अवयव नहीं है। पैराफिन, मोम, स्नेहक तेल, पेट्रोल या कोक। ठीक है, पेट्रोलियम का जो अवयव नहीं है वो आपको बताना है कि पेट्रोलियम से जिसको अपन प्राप्त नहीं कर सकते, तो यहाँ पे आपका उत्तर रहेगा कोक। कोक यानी आपका होता है कोयला। कोयला अपन पेट्रोलियम से प्राप्त नहीं करते, बल्कि इसके पहाड़ एक प्रकार से पत्थर खदानों से अपन इसको प्राप्त करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका उत्तर जो वो हो जाएगा। अगला आपका प्रश्न है कि नौसादर को पानी में डालने पर क्या प्रभाव पड़ता है। पानी गर्म हो जाता है, पानी ठंडा हो जाता है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, पानी उबलने लगता है। तो हम सब लोग जानते हैं साथियों, नौसादर को अगर पानी में डालेंगे तो पानी क्या हो जाएगा, बहुत ठंडा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आपका सही उत्तर रहेगा। अगर अपन देसी भाषा में बोलते हैं कड़ी, ठीक है, कड़ी चूना जिसको अपन वैसे बोलते हैं, चूना अपन लेकर के आते हैं, ठीक है, बढ़िया क्वालिटी का अगर चूना है तो उसको आप पानी में डालोगे तो पानी उबलने लग जाता है, ठीक है। लेकिन नौसाद्र को अपन पानी में डालते हैं तो पानी ठंडा हो जाता है, तो ऑप्शन 2 यहाँ पे आपका सही उत्तर रहेगा। 17वां प्रश्न है कि कागज, पेंट तथा वस्त्र उद्योग में किस रसायन का उपयोग किया जाता है। सोडियम कार्बोनेट का, सोडियम बाइकार्बोनेट का, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड का, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे आप सब लोग जानते हो कि सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 × 10H2O, सोडियम कार्बोनेट का उपयोग आपके
कागज, पेंट और वस्त्र उद्योग में किया जाता है। ध्यान में रखिएगा सोडियम कार्बोनेट का उपयोग किया जाएगा, ठीक है। बाकी सोडियम बाइकार्बोनेट यानी NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी इसको बोलते हैं, इसका नहीं किया जाता है इसमें, ठीक है। कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड जिसको अपन CaOCl2 विरंजक चूर्ण के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो कागज, पेंट और वस्त्र उद्योग में पूछा है तो ऑप्शन नंबर 1 यहाँ पे आपका सही उत्तर जो वो रहेगा। चलिए अगला प्रश्न है कि 18 का प्रश्न है कि फेक्स शब्द किस शब्द से बना है? फैक्सिमिली, फेसिमिली, फेस या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूँगा फेक्स जो है वो फेसिमिली शब्द से बना है, यानी ऑप्शन 2 इसका ठीक उत्तर रहेगा। फेसिमिली शब्द साथियों एक कौन सी भाषा का शब्द है? फेसिमिली ये लैटिन भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है, जिसमें 2 शब्द हैं, एक तो आपका फेस है और दूसरा आपका है सिमिली। फेस और सिमिली, इसमें फेस का मतलब होगा आपका बनाना, ठीक है, बनाना, और सिमिली का उसी के समान, तो उसी के समान कोई दूसरी वस्तु बना देना, वही है फैक्स। एक प्रकार से आप सब लोग जानते हो कि फैक्स करके अपन किसी भी जो है वो आप किसी भी सामग्री को जो लिखित रूप में हो उसको अगर आप जयपुर से दिल्ली भी भेजना चाहो तो बिल्कुल उसी प्रकार की प्रतिरूप अपने को प्राप्त हो जाता है दिल्ली में भी। तो यही फैक्स है, यानी उसी के समान बराबर बनाना, यही तो आपका फेसिमिली शब्द का अर्थ। और फेसिमिली से ही फैक्स शब्द बना है, और फेसिमिली जो वो लैटिन भाषा का शब्द है। ऑप्शन 2 यहाँ पे सही उत्तर रहेगा। 19वां आपका प्रश्न है कि भारत में रेडियो प्रसारण किस सन में प्रारंभ हुआ? सन 1926 में, 1927 में, 1928 में या आपका 1925 में? तो साथियों भारत में रेडियो का प्रसारण 1927 से प्रारंभ हुआ था। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही उत्तर होगा। उसके बाद में आकाशवाणी के नाम से प्रचलित हुआ, तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे आप सही कीजिएगा। 20वां आपका प्रश्न है कि लाल ग्रह के नाम से किस ग्रह को जाना जाता है? ये 2018 में भी शायद पूछा गया प्रश्न है, 2015 रिट में आया हुआ प्रश्न है कि आपके लाल ग्रह के नाम से किस ग्रह को जानते हैं अपन? तो आपका मंगल ग्रह जो है उसको लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन 3 यहाँ पे आपका सही उत्तर रहेगा। 21वां आपका प्रश्न है कि अरहर का उत्पादन सर्वाधिक किस जिले में होता है? जयपुर, उदयपुर, टोंक या भरतपुर? तो अरहर का उत्पादन सर्वाधिक आपका होगा उदयपुर में। ऑप्शन नंबर 2 सही रहेगा। 22वां प्रश्न है कि विश्व में कुल कितने जैव विविधता हॉटस्पॉट हैं? साथियों यहाँ पे आपको बताना चाहूँगा 34, 35, 36 या 37 कौन सा ऑप्शन सही होगा, इसमें आप आंसर कर लीजिएगा। उसके बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि यहाँ पे उत्तर आपका 36 रहेगा। नोट्स में साथियों मैंने बिल्कुल 34 लिखा है, जो कि आपके राजस्थान बोर्ड की किताबों से ही लिखा गया है, और वहाँ पे 34 ही दे रखा है। लेकिन अभी 2 जैव विविधता क्षेत्र और अपने बढ़ गए हैं, जैव विविधता हॉटस्पॉट जो वो और बढ़ गए हैं 2। पूरे विश्व में अभी टोटल जो वो 36 हैं, तो नोट्स में इसको करेक्ट कर लीजिएगा, 36 हैं। 36 में से 4 भारत में हैं, और 4 में से 2 तो पूर्णतः भारत में हैं, ठीक है, 2 पूर्णतः भारत में हैं, ठीक है। 2 कौन कौन से? एक तो आपका पूर्वी हिमालय का है, और एक आपका है पश्चिमी घाट। ये दोनों जो हैं वो पूर्ण रूप से भारत में साथियों, पश्चिमी घाट। यानी कि अगर बात की जाए हॉटस्पॉट की, तो भारत में टोटल 4 हॉटस्पॉट हैं, ठीक है। 4 में से 2 तो भारत में पूर्णतः हैं, यानी कि भारत के अलावा ये कहीं नहीं है। एक तो पूर्वी हिमालय, दूसरा पश्चिमी घाट। इसके अलावा 2 और कौन से हैं? एक है इंडो बर्मा क्षेत्र। इंडो बर्मा जो क्षेत्र है साथियों, वो जो बर्मा क्षेत्र, इंडो बर्मा जो क्षेत्र है, ये आपका भारत में भी है, भारत के साथ साथ आपके ये चीन में भी फैला हुआ है, ये म्यांमार में भी है, और ये आपका वियतनाम में भी है, और भी काफ़ी जगह है, वियतनाम में है, तो ये कर सकते हो आप, और मलेशिया वगैरह में भी ये फैला हुआ है इंडो बर्मा क्षेत्र। इसके अलावा बात की जाए सुंदरवन, एक और आपका है चौथा सुंदरवन क्षेत्र। सुंदरवन क्षेत्र जो है वो साथियों आपका भारत में भी है, प्लस सिंगापुर में भी है, प्लस आपका थाईलैंड में भी फैला हुआ है, तो ये भी इंडोनेशिया वगैरह में भी फैला हुआ है, मलेशिया में भी है, तो ये भी आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। तो 4 भारत में हैं, अगर पूर्णतः पूछे तो 2 ही हैं, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी घाट। अगर वैसे पूछे तो 4 हैं। टोटल आपके पूरे विश्व में 36 हैं। ऑप्शन नंबर 3 इसका उत्तर रहेगा। नोट्स में आप करेक्शन कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 23वां आपका प्रश्न है कि पर्यावरण संरक्षण की प्रमुख घटना है? 1 खेजड़ली ग्राम की घटना, 2 पिपलांतरिक ग्राम की घटना, उपयुक्त दोनों, और 4 है इनमें से कोई नहीं। तो दोनों पर्यावरण संरक्षण के लिए प्रसिद्ध हैं। खेजड़ली ग्राम में आप सब लोग जानते हो जोधपुर में स्थित है,
और श्रीमती अमृता देवी सहित 363 लोगों की बलि जो है वो पेड़ों को बचाने के लिए लोगों ने बलि दे दी थी। और इसकी याद में मेला भी लगता है, ठीक है। इस घटना की याद में मेला लगता है आपका भाद्रपद, ये पूछा जा सकता है कि कब लगता है, ठीक है। भाद्रपद सुदी दशमी को ये मेला जो वो साथियों लगता है, हर वर्ष मेला लगता है, ठीक है। तो ध्यान में रखना है, प्रश्न आ सकता है परीक्षा में जीके के तौर पे साइंस में, ठीक है। 336 लोगों की मृत्यु हुई। वहीं पिपलात्री ग्राम जो है वो आप सब लोग जानते हो कहाँ पे, राजसमंद में है। और इसमें क्या होता है, एक यहाँ पे एक संस्था है, संस्था का नाम क्या है, किरण निधि संस्था साथियों। कौन सी निधि संस्था है, किरण निधि संस्था है। और किरण निधि संस्था क्या कार्य करती है साथियों, किरण निधि संस्था के द्वारा एक अभियान यहाँ पे चलाया जाता है। यानी कि अगर गांव में, पिपलांतरे गांव में अगर किसी के भी घर अगर लड़की का जन्म होता है, लड़की का जन्म अगर हो गया तो साथियों किरण निधि संस्था क्या करती है कि 111 पौधे जो है वो लड़की के जन्म पे लगाए जाते हैं इस गांव में। तो निश्चित एक अनूठी पहल है, एक ज़बरदस्त उदाहरण है पर्यावरण संरक्षण का। ऑप्शन नंबर 3 यहाँ पे आपका सही उत्तर रहेगा। मेरे हिसाब से सारी चीज़ें बिल्कुल क्लियर हो गई होंगी, रिवीजन भी हो गया होगा। पसंद आया है आपको वीडियो या आपका पेपर तो निश्चित ही चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, आगे भी शानदार इसी प्रकार के पेपर आते रहेंगे। अब बात कर लेते हैं साइंस के टीचिंग मेथड से संबंधित प्रश्नों की। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि बच्चों में सक्रिय अधिगम का प्रावधान नहीं करेगी। 1 कक्षा में सुनना, 2 विज्ञान क्लब की स्थापना, 3 क्षेत्र भ्रमण का आयोजन और 4 विज्ञान का कोना बनाना। तो शायद ये प्रश्न पहले भी शामिल कर लिया गया है, गलती से दोबारा शामिल हो गया है। यहाँ पे देखिए, विज्ञान क्लब की स्थापना हो, क्षेत्र भ्रमण हो या विज्ञान का कोना बनाने का मतलब है एक प्रकार से विज्ञान की प्रयोगशाला एक प्रकार से स्थापित कर ली जाए। तो ये सारी की सारी चीज़ें निश्चित रूप से सक्रिय अधिगम यानी जिसमें बच्चा करके सीखे उसको बढ़ावा देंगी। लेकिन कक्षा में सिर्फ बैठे बैठे सुनना जो है वो सक्रिय अधिगम को बढ़ावा नहीं देंगी। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे सही उत्तर होगा। 25वां आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में सही नहीं है। विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में जो सही कथन नहीं है वो बताना है। 1, विज्ञान तथ्यों के समुच्चय के समतुल्य है। 2, विज्ञान सीखने का अंतः विशेषक क्षेत्र है। 3, विज्ञान हमेशा अस्थायी है। और 4, विज्ञान संदेहवाद को बढ़ावा देता है। निश्चित ही ऑप्शन नंबर 4 यहाँ पे विज्ञान के संदर्भ में सही नहीं है। संदेहवाद को विज्ञान बढ़ावा नहीं देता है। ऑप्शन 4 इसका उत्तर होगा। बाकी आप लोगों को अगर लग रहा है कि सर ऑप्शन नंबर 3 भी तो हो सकता है, विज्ञान स्थायी होता है, अस्थायी थोड़ी होता है। तो विज्ञान में जो सूत्र वगैरह जो होते हैं एक प्रकार से अस्थायी होते हैं, समय समय पर उनमें सुधार जो वो किए जाते हैं साथियों। तो अस्थायी बिल्कुल होगा लेकिन संदेहवाद को बढ़ावा नहीं देगा। ऑप्शन 4 इसका उत्तर रहेगा। अगला आपका प्रश्न है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या NCF 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा कैसी होनी चाहिए। 1, कक्ष संस्कृति के प्रतिनिष्ठ, विज्ञान शिक्षक के प्रतिनिष्ठ, बच्चे के प्रतिनिष्ठ या विद्यालय के वातावरण के प्रतिनिष्ठ। तो ऑप्शन निश्चित ही बच्चे को ही अपन केंद्र मान के पढ़ाते हैं स्कूल में, तो बच्चे वाला ऑप्शन ही सही होगा। इस प्रकार के जब भी प्रश्न आए तो बच्चे वाला ऑप्शन ही निश्चित रूप से सही होगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका उत्तर रहेगा। 27वां प्रश्न है कि एक अच्छी विज्ञान शिक्षा पाठ्यचर्या की निम्नलिखित में से कौन सी वैधता की संतुष्टि क्रियाकलाप और प्रयोग द्वारा होती है। 1, प्रक्रियात्मक, 2, संज्ञानात्मक, 3, ऐतिहासिक और 4, पर्यावरणीय संबंधी। तो इसका उत्तर साथियों रहेगा निश्चित तौर पे प्रक्रियात्मक। देखिए, एक अच्छी विज्ञान शिक्षा पाठ्यचर्या की निम्नलिखित में से कौन सी वैधता की संतुष्टि क्रियाकलाप और प्रयोग द्वारा होती है। तो क्रियाकलाप और प्रयोग की संतुष्टि अपने को कैसे मिलती है, वो मिलती है प्रक्रियात्मक शिक्षा के द्वारा, ठीक है, करके सीखने के द्वारा। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे आपका सही उत्तर रहेगा। 28वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा का उद्देश्य नहीं होना चाहिए। 1, अवधारणाओं की पाठ्यपुस्तक की परिभाषा पर बल देना। 2, बच्चों की प्राकृतिक जिज्ञासा का पोषण करना, यानी कि उसको बढ़ावा देना, उसको और आगे बढ़ाना जिज्ञासा को। तो ये तो अच्छी बात है। तो ऑप्शन 2 जो सही है। अगला 3रा ऑप्शन है कि जीवन के प्रति झुकाव और सहभागिता के मूल्यों का विकास करना, ये भी बात सही है। अगला 4था ऑप्शन है वैज्ञानिक स्वभाव का विकास करना, ये भी बिल्कुल सही बात है। लेकिन पूछा क्या गया है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान की शिक्षा का उद्देश्य जो नहीं होना चाहिए वो बताना है। तो ऑप्शन नंबर 2, 3 और 4 तो बिल्कुल होने चाहिए, लेकिन एक जो अवधारणाओं की पाठ्यपुस्तक की परिभाषा पर बल देना चाहिए, रटने वाली चीज़ें नहीं होनी चाहिए। ऑप्शन 1 यहाँ पे उत्तर होगा। 29वां साथियों आपका प्रश्न है कि निम्नलिखित में से क्या बच्चों में समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा दे सकता है। 1, शिक्षक के द्वारा प्रयोग प्रदर्शन। 2, बच्चों से कक्षा में विज्ञान की पाठ्यपुस्तक को पढ़ने के लिए कहना।
3 है बच्चों को पाठ्य पुस्तक के अंत में दिए गए अधिगम विस्तार को पढ़ाने के लिए कहना। और 4 है बच्चों को समूह में आपस में चर्चा और इसके उपरांत बड़े समूह में साझा करने को कहना। तो समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने वाली बात पूछी गई है, तो निश्चित ही ऑप्शन 4 रहेगा कि बच्चों को समूह में आपस में चर्चा और इसके उपरांत बड़े समूह में साझा करने को कहना, ये समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ाएगा। ऑप्शन 4 यहाँ पे आपका सही उत्तर रहेगा। समालोचनात्मक चिंतन का अर्थ है कि सीधी सीधी कही गई बात को न स्वीकार करना, उसके पक्ष और विपक्ष, उसके लाभ हानि को देख करके उसकी पूरी तथ्यात्मक जानकारी लेकर के ही किसी बात को स्वीकार करना है समालोचनात्मक चिंतन। ऑप्शन नंबर 4 सही रहेगा। 30वां आपका प्रश्न है साथियों, और टेस्ट का लास्ट प्रश्न है, इस पेपर का लास्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण विधि मानसिक निष्कर्षों को महत्व प्रदान करती है। रीट 2018 में पूछा गया प्रश्न, बहुत ही बढ़िया प्रश्न था और मेरा बिल्कुल सही हुआ था ये प्रश्न। यहाँ पे मानसिक निष्कर्षों को महत्व प्रदान करने वाली विधि पूछा है, तो व्याख्यान युक्त प्रदर्शन, व्याख्यान विधि, समस्या समाधान या प्रयोगशाला। मानसिक निष्कर्षों को, यह आपका क्रियात्मक होता है प्रयोगशाला वाला, ठीक है। व्याख्यान युक्त प्रदर्शन विधि ये भी आपका क्रियात्मक में आएगा थोड़ा, लेकिन मानसिक निष्कर्षों को महत्व प्रदान करती है ऑप्शन नंबर 3 समस्या समाधान विधि, जिसमें एक समस्या को बच्चों के बीच में छोड़ दिया जाता है, बता दिया जाता है उनको कि ये समस्या, इसका समाधान कैसे होगा, तो बच्चे मानसिक रूप से इसके ऊपर विचार विमर्श करते हैं और निष्कर्ष निकालते हैं। तो मानसिक निष्कर्षों को महत्व प्रदान करेगी आपकी ऑप्शन नंबर 3 समस्या समाधान विधि। साथियों ये था आपका एक शानदार पेपर 30 प्रश्नों का, बिल्कुल परीक्षा के हिसाब से आपको लगा होगा, आपको यही लगा होगा यहाँ पे कि निश्चित ही इसी प्रकार का पेपर भी आपको देखने को मिलेगा परीक्षा में। तो 30 में से आपके कितने सही हुए? अगर आपके साथियों 25+ प्रश्न सही होते हैं तो आपकी तैयारी अच्छी चल रही है, और अच्छी उसको कर लीजिएगा। और चैनल पे पहली बार आप आए हैं, विजिट किए आप पहली बार और पेपर पसंद आया है, ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें चैनल को, अपने दोस्तों के साथ साथियों शेयर ज़रूर करें, क्योंकि ज्ञान जो वो बांटने से ही बढ़ेगा। अगर आप अपने तक ही सीमित रखना चाहते हैं तो वो गलत चीज़ है। दूसरों को भी फ़ायदा उठाने दीजिए, दूसरों को भी पढ़ने दीजिए, तो सबके साथ शेयर कीजिए और पढ़िए, खुद भी ज़बरदस्त तरीके से मेहनत कीजिए, निश्चित सफलता अपने को मिलेगी। सब्सक्राइब कर लीजिएगा, घंटी के निशान को दबा दीजिएगा और नोटिफिकेशन को ऑल पे कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। कल 9 बजे आपको दूसरा आपका 11वां मॉडल पेपर विज्ञान का मिल जाएगा। मिलेंगे साथियों अपन अगले वीडियो में एक और शानदार मॉडल पेपर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत और नमस्कार।